गाइस, स्टोरी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में दो बिग कंट्रीज यानी कि वेस्टालियास और ऑस्टानिया के बीच में आपस में एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। इसलिए दोनों कंट्री में स्पाइंग और दिन दहाड़े मर्डर करना ये बात एक नॉर्मल सी है। एक दिन कोई वेस्टालियास के पॉलिटिकल पर्सन का अचानक से मर्डर हो जाता है। इस बात को सुनकर वेस्टालियास की और पॉलिटिकल पार्टी जब इस बारे में जांच करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ईस्ट पार्टी का कारनामा है, जो कि वेस्टालिया की गवर्नमेंट को हटाना चाहती है और फिर वेस्टालिया के ऊपर अटैक भी करना चाहती है। इस बात को देखकर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है। इस मिशन के लिए वो एक लड़की को चूज करते हैं और उसका नाम टेलेट था। अब वो अपनी कंट्री का सबसे ट्रस्टेबल स्पाई था। उसने पहले भी और भी केसेस सॉल्व कर चुके हैं और उसे ये मिशन दिया जाता है कि वो कैसे ना कैसे करके इस वॉर को रोक दे। उसके लिए एक मिशन है। टेलेट एक तरह का स्पाई है जो कि अपने वर्क को बहुत सफाई से करता है और खास बात तो ये है, जब बात उसके काम के ऊपर आती है तो वो अपने फैमिली मैटर से अलग रखता है और सबसे पहले करता है। इसलिए उसने लास्ट मिशन के लिए अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर दिया था, जो कि उसे शादी करना चाहती थी। टिलाइक अपने वर्क को लेकर बहुत ज्यादा ईमानदार था और इसलिए वो हमेशा बिजी रहा करता था। वो जानता था कि वो कभी भी अपनी खुद की फैमिली नहीं बना पाएगा। इवन कि अभी तक उसका कोई अपना ऑफिशियल नेम भी नहीं है। अपना लास्ट मिशन कंप्लीट करने के बाद अब उसे याला मिशन मिलता है, जहाँ पर उसे बर्लिन सिटी में रहना था और टारगेट सिंपल था। वो बंदा नेशनल इक्वालिटी पार्टी का एक मेंबर था। उसका नाम डॉनवेन डेस्मोंड था और ये बंदा दो कंट्री की वॉर को और भी ज्यादा बिगाड़ना चाहता है। टीलाइट को उसके ऊपर नजर रखनी थी और इसके लिए टीलाइट को शादी करनी होगी और उसका खुद का बच्चा भी होना चाहिए, जो कि लगभग इतना हो कि वो डेस्मंड के बेटे के स्कूल में एडमिशन ले सके और उसके बेटे की हेल्प से वो डेस्मंड की हरकतों के ऊपर नजर रख सके। और ये काम उसे कम से कम 7 दिनों के अंदर अंदर करना था। वेल, टिलाइट कितना भी ज्यादा अच्छा स्पाई भी क्यों ना हो, लेकिन 7 दिनों के अंदर अंदर शादी करना और एक बच्चा भी, ये काम इतना आसान भी नहीं है। उसकी कंट्री के मिनिस्टर्स ये बात जानते थे, लेकिन तभी भी उन्हें टिलाइट की स्किल्स पे बिल्कुल भी शक नहीं था। वो जानते थे कि वो कुछ ना कुछ करके ये काम पूरा कर देगा। यहाँ पर टिलाइट पहले ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उसकी पूरी कंट्री अब टिलाइट के हाथों पे है, तो ये बात सोचकर वो एग्री हो जाता है। और इसके बाद ब्रिलियंट सिटी में पहुंचने के बाद टिलेट अपना नाम लॉयड फॉर्जर रखवा देता है और इसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए एक घर भी खरीद लेता है। और मकान के पेपर्स का काम सॉल्व करने के बाद लॉयड सीधा वहीं आसपास के ऑर्फनेज में चले जाता है अपने मिशन के लिए एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। जब लॉयड उस ऑर्फनेज में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इवन की केयर टेकर भी खुद अभी नशे में है। बात करें बच्चों की तो उनको देखकर नहीं लग रहा है कि उनकी अच्छे से केयर की जाती होगी। और अब यहाँ पर केयर टेकर लॉयड को एक बच्ची दिखाता है जिसका नाम आन्या था। लॉयड को मिशन के लिए एक ऐसा बच्चा चाहिए था जिसकी उम्र लगभग 6 साल की हो और वो पढ़ने में भी इंटेलिजेंट हो। वेल, आन्या ऐसी नहीं थी, लेकिन यह आन्या भी लॉयड को बताने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और अपनी मैथमेटिक ट्रिक को दिखाकर लॉयड को इम्प्रेस भी कर देती है। अब यहाँ पर लॉयड आन्या को अडॉप्ट करके अपने घर में ले आता है, लेकिन आन्या बहुत ज्यादा शैतान लड़की थी। इवन कि वो लोगों के माइंड भी पढ़ सकती थी। और जब आन्या को ये बात पता चली कि लॉयड एक जासूस है, तो वो उसके मिशन में काम करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। लॉयड उसकी हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो हमेशा लॉयड को डिस्टर्ब करती थी और उसके काम के बीच में आते रहती थी। लॉयड कुछ ना कुछ करके एक दिन उसे कमरे में बंद कर देता है, फिर अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम फ्रैंकलिन था। तो लॉयड के कहने पर फ्रैंकलिन उसे आन्या के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि आन्या को पास्ट में बहुत से लोगों ने अडॉप्ट करा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वापस से उसे उसी ऑर्फनेज में छोड़ के चले गए। दूसरी तरफ आन्या के हाथ में लॉयड का खराब कॉन्टैक्ट मशीन को ठीक कर देती है और उससे अननोन सिग्नल्स भेजने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ लॉयड के लास्ट मिशन वाले लोग इस सिग्नल को पहचान लेते हैं और अब उनका लीडर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर लॉयड को पकड़ ले और वो जहाँ पर भी मिले उसे वहीं पर मार देना। यहाँ दूसरी तरफ उसके लोग लॉयड के घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पर उसे लॉयड तो नहीं मिलता, लेकिन वो आन्या को पकड़ लेते हैं। और जब लॉयड घर पहुंचता है तो वो आसानी से उन दोनों को हरा देता है और अब उस कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ पर उन्होंने आन्या को बांध कर रखा हुआ था। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ पर वही बंदा होता है जिन्होंने की लॉयड को मारने के लिए भेजा होता है। वो बंदा लॉयड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, बट यहाँ पर लॉयड चालाकी से आन्या को छुड़ाकर वहाँ से बाहर ले जाता है। अब अंदर आकर वो उस बंदे के पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो एक और बार यहाँ पर वापस आया तो वो उसको और उसकी फैमिली को भी मार देगा। और इस इंसिडेंट के बाद लॉयड और आन्या ने अपना घर भी चेंज कर दिया और यहाँ स्कूल के एग्जाम भी नजदीक आए जा रहे थे।
लास्ट इंसिडेंट की वजह से आन्या और लोइड और भी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ ही जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ आन्या को कुछ भी नहीं आता था। इवन कि वो अपने बगल बैठे बच्चे का माइंड पढ़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता था। यहाँ पर आन्या जैसे कैसे करके वहाँ पर तुक्के मार के आ जाती है और फाइनली आन्या एंट्रेंस एग्जाम को पास कर देती है। सिटी में हम एक लड़की को देखते हैं। उसकी उम्र लगभग 27 साल की थी और उसका नाम योर था। उसे जल्द से जल्द शादी करनी थी क्योंकि उन्होंने उन्हीं के स्कूल की कुछ सिंगल लड़कियों को किडनैप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि शायद लड़कियां जासूस है। और योर इसलिए शादी करना चाहती कि उसकी एक क्लासमेट को उसके ऊपर शक है कि वो जासूस है। और उस दिन योर को उसकी दोस्त उसे पार्टी में इनवाइट करती है। योर अपनी दोस्त से झूठ बोलती है कि उसकी फैमिली यहाँ से दूर रहती है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आएगी। और ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि वो उनका शक मिटा सके। और अब उसे पार्टी शुरू होने से पहले पहले अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना था। और योर का एक सीक्रेट था कि वो स्पाई भले ही ना हो, लेकिन वो एक मर्डरर जरूर है और लोग उस मर्डरर को थ्रॉन प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, और इसलिए वो ये नहीं चाहती है कि इस बारे में आसपास के लोगों को उसके बारे में पता चले। इसलिए वो नॉर्मल पीपल की तरह उस जगह पर रहती है। और यहाँ दूसरी तरफ लोइड घर में अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, लेकिन उसकी काम से मैच करने वाली लड़की उसे नहीं मिलती है। वैसे तो वो एक अपनी स्पाई फ्रेंड को भी वहाँ पर रख सकता था, लेकिन वो एक ऐसे बंदे को रखना चाहता है जो कि उसके मिशन के बारे में कुछ भी ना जानता हो। उसे वाइफ तो नहीं मिलती है, बट वो आन्या को टेलर शॉप में ले जाता है। और वहीं पर हम योर को भी देखते हैं जो कि अपनी पार्टी के लिए ड्रेस सिलवाने के लिए आई होती है। लोइड उसे देखकर पहचान लेता है कि वो भी उस फाइल में से एक थी। यहाँ लोइड योर को देखकर उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन तभी वो दोनों के दोनों अपने होश में आते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ योर को अपने लिए बॉयफ्रेंड चाहिए था जल्द से जल्द, और लोइड भी कुछ यही सोच रहा था। लेकिन लोइड के साथ आन्या को देखकर योर को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने काम के बीच में किसी की फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। और आन्या तो कितनी छोटी है ना। यहाँ दूसरी तरफ आन्या योर का माइंड पढ़ लेती है और उसे ये पता चल जाता है कि वो एक मर्डरर है। और ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मॉम किलर है और डैड जासूस। इसके अलावा अन्य को और चाहिए क्या था। और अब वो यॉक को बताती कि मेरे फादर अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहे हैं। और ये बात सुनकर यॉक लोइड से बात करती है कि उसे सिर्फ आज के लिए अपने लिए एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए, तो क्या तुम बन सकते हो। और उसी के एक्सचेंज में लोइड उससे कहता है कि तुम्हें आन्या की मदर बन के रहना होगा जब तक आन्या का कॉलेज में इंटरव्यू कंप्लीट ना हो जाए। वो दोनों के दोनों एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर लोइड यॉक से ये कहकर चले जाता है कि वो कल उसे पार्टी में मिलेगा। अगले ही दिन कुछ स्पाइस लोइड के ऊपर अटैक कर देता है और लोइड उनके ऊपर बिजी हो जाता है, इसलिए वो पार्टी में आने के लिए लेट हो जाता है। यॉक को इस बात से बुरा लगता है, लेकिन तभी भी वो इस बात के लिए लोइड को ब्लेम नहीं करती है और पार्टी के लिए अकेले ही चले जाती है। और अब यहाँ पर यॉक की दोस्तों में से एक लड़की जो कि उसे हमेशा जेलस होती रहती थी, वो उसका मजाक बनाने लगती है कि उसने तो कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और जब वो ये बात कर ही रही होती कि तभी लोइड वहाँ पर पहुंचता है जिसके सर से खून निकल रहा था। और वहाँ पर वो सारे लोगों को एक बहाना बना कर देता है कि वो रास्ते में आते समय उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब वो यॉक को अपने साथ ले जाने को आया है। और जब वो दोनों के दोनों रास्ते से जा ही रहे होते कि तभी वो लोग उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ लोइड उन्हें आसानी से हरा देता है। और उसकी स्किल्स को देखकर यॉक काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लोइड इतना अच्छा फाइटर भी है। इसके बाद अगले दिन यॉक लोइड के घर में आकर रहने लगती है। जैसे कि ये फेक मैरिज थी, तो वो दोनों के दोनों अलग अलग रहा करते थे। यहाँ पर लोइड का दोस्त यानी कि फ्रैंकलिन भी उसके लिए फेक मैरिज सर्टिफिकेट बना देता है, जो कि सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड था। अब भले ही कैसे भी हो, उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ पर डैड एक जासूस थे और मॉम एक सीक्रेट किलर, और आन्या तो माइंड रीडर है ही। और अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद वो सबके सब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि आन्या का इंटरव्यू देने का टाइम नजदीक आ रहा था। और जब लोइड एक ऐसे ही आपस में टेस्ट लेता है, तो लोइड को ये बात पता चलती है कि उनकी फैमिली अभी फैमिलियर नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लोइड को कुछ ना कुछ करके अपनी फैमिली को एक रियल फैमिली की तरह दिखाना था, तो वो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, जैसे कि बाहर घूमना और आन्या के लिए ड्रेसेस लेना। और फाइनली कुछ दिनों बाद इंटरव्यू का दिन आ ही जाता है, जहाँ पर आन्या और योर लोइड के साथ चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद लोइड को ये रियलाइज होता है कि वहाँ पर उनकी जैसी और भी फैमिलीज आई हुई है और वो उनसे काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन तभी भी लोइड अपने आप को संभालता है। और हम दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सारी फैमिलीज के ऊपर नजर रख रही होती है, और उनमें से जो भी गलत बिहेवियर कर रही थी वो उन्हें बाहर निकाल दे रही थी। और उनमें से एक बंदा जिसका नाम
हेनरी था, उसे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो ज्यादा दिखावा करते थे, इसलिए वो उन्हें जल्द से जल्द रिजेक्ट कर दे रहा था। अब यहाँ पर दूसरी तरफ लॉयड और उसकी फैमिली जब वहाँ से जा ही रहे होते कि तभी उनकी नजर कॉलेज के बाहर एक स्टैचू रखा होता है और वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये देख हेनरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है क्योंकि वो वहाँ पर और फैमिली से ज्यादा दिखावा कर रहे थे और इस बात से वो उनका अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही ले लेता है। अब यहाँ पर हेनरी आन्या की फाइल निकालता है और उसकी हैंड राइटिंग और मार्क्स देखकर उसे वो कुछ ज्यादा खास पसंद भी नहीं आती है और इसलिए हेनरी कुछ ना कुछ चाह कर आन्या को वहाँ से रिजेक्ट करना चाहता था। इसलिए वो सबसे पहले एक बच्चे को नाली में फंसा देता है। लॉयड उसकी हेल्प करता है जिसके बाद उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल प्रिपेयर होके आ रखे थे, इसलिए वो अपनी क्लोथ्स को चेंज कर देता है। ये देख हेनरी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सारे एनिमल्स को उनके ऊपर छोड़ देता है, जिसके बाद उनकी ड्रेस और भी ज्यादा गंदी हो जाती है, लेकिन वो पूरी प्लानिंग के साथ आए होते हैं, इसलिए वो अपनी ड्रेस को चेंज कर देते हैं और उस मैटर को सॉल्व कर देते हैं। ये देख हेनरी और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब यहाँ पर उनका एग्जाम का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब बारी थी इंटरव्यू की। यहाँ पर लॉयड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि उसकी पूरी कंट्री की होप अब उसी के ऊपर डिपेंड थी, क्योंकि ये लास्ट मौका है बहुत सी जानों को बचाने का और इस वॉर को रोकने का भी। और अब कुछ देर इंतजार करने के बाद वो टाइम आ ही जाता है जबकि उनका इंटरव्यू था। अंदर जाने के बाद सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन वो लोग ऐसे भी नहीं थे जैसे कि लॉयड ने सोचा था। उनमें से एक बंदा जिसका नाम स्वान था वो बार बार आन्या से अजीब अजीब सवाल पूछ रहा था। तो तब हो गई जबकि वो यॉर्क के बारे में भी बुरा बोलता है। लॉयड भले ही कैसा भी आदमी हो, वो हमेशा अपने मिशन के आगे और कोई भी चीज नहीं रखता है, लेकिन इस बार उसे गुस्सा आ जाती है और उनकी टैक्स को पटक कर वो अपनी फैमिली के साथ बाहर चले जाता है। अब घर पहुंचने के बाद वो सबके सब ही परेशान थे क्योंकि उनका इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। यहाँ पर लॉयड को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तभी भी वो फैमिली दूसरे से चीयर्स करते हैं और कहते हैं कि अभी रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हमें अभी से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। हमें यकीन है कि आन्या इंटरव्यू को पास कर गई होगी, इसलिए वो सबके सब रिलैक्स रहते हैं। अब वो दिन आ जाता है जबकि आन्या का रिजल्ट आना था। जब वो घर से निकल ही रहे थे कि तब से उनके साथ बैड लक शुरू होना स्टार्ट हो चुका था। जब वो जा रहे थे तो एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, लेकिन वो तभी भी उसे इग्नोर करते हैं। आगे जाने के बाद आन्या गोबर के ऊपर पैर रख देती है, लेकिन लॉयड उन्हें समझाता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। और अब जब वो रिजल्ट देखते हैं तो आन्या फेल हो चुकी थी और इस चीज के बाद वो सबके सब टूट जाते हैं क्योंकि उनकी इतनी महीनों की मेहनत खराब हो चुकी थी। और अब जब वो रास्ते से जा ही रहे होते कि तभी उनके सामने हेनरी आता है और वो उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस स्कूल में एडमिशन लेने की। मैं जानता हूँ कि आन्या फेल हो चुकी है, लेकिन अगर उन पास हुए बच्चों में से एक भी बच्चा कॉलेज को छोड़ देता है तो उसके बदले हम आन्या को रख सकते हैं। ये भले ही उनके लिए खुशी की बात हो, लेकिन ये काम इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। जो बंदा उस स्कूल में आने की इतनी ज्यादा मेहनत करे वो आखिर में उसे क्यों छोड़ेगा। वेल हेनरी जाते जाते उन्हें ये बताता है कि अगर ऐसी कोई भी फैमिली होगी तो हम तुम्हें बाद में कॉल कर देंगे। इसके बाद वो सबके सब घर में लौटते हैं जहाँ पर अभी भी वो उस कॉल का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ आन्या खुशी से खेल रही थी और तभी अचानक से उन्हें कॉल आता है। लॉयड आकर उसे पिक करता है। अब बात खत्म होने के बाद लॉयड फोन को रखता है और उन सबको बताता है कि आन्या फाइनली पास हो चुकी है। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश थे और अब वो एक छोटी सी पार्टी भी रखते हैं। फिर तभी वहाँ पर लॉयड का दोस्त भी आ जाता है, यानी कि फ्रैंकलिन, और वो उन्हें लॉयड का दोस्त बताता है और वो अपने साथ कुछ ड्रिंक भी लाया होता है और वो सबके साथ वहाँ पर खुशी से चीयर्स करते हैं। और उस रात लॉयड आन्या के साथ मोबाइल गेम्स खेलता है और ये चीज भूल जाता है कि वो भी एक स्पाई है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबके सब आन्या की ड्रेस लेने के लिए टेलर के पास गए होते हैं और जब टेलर आन्या के स्कूल के बारे में उनसे पूछते हैं तो वो बताते कि उस स्कूल का नाम सुनने के बाद वो टेलर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और आन्या को बताती है कि वहाँ के बच्चों को बहुत ज्यादा बुली करते हैं और वहाँ के टीचर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये बात सुनकर आन्या बहुत ज्यादा डर जाती है। पहले भले ही वो स्कूल में जाना चाहती थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डर रही थी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड उन दोनों को ये कहते हुए चले जाता है कि तुम जाकर आन्या की ड्रेस टेलर से वापस ले आना, और खुद वो एक लड़की से मिलने जाता है जो कि उसी की कंट्री की थी और वो उससे पूछता है कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे कि आन्या डेस्मोंड के बेटे के नजदीक आ जाए। तो अब जिस पर वो लड़की बताती कि स्कूल में जाना और रहना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। वहाँ के स्टूडेंट्स रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो बच्चा सारी एक्टिविटीज में फर्स्ट आता है उसे इम्पेरियल स्टूडेंट का दर्जा दिया जाता है और फिर वो बच्चे बाकी और बच्चों से नजदीकियां बना सकते हैं। अगर आन्या ये काम कर पाई तो शायद वो डेस्मोंड के बेटे के पास जा सके। और अब अगर आन्या को डेस्मोंड के बच्चे के और भी ज्यादा क्लोज जाना है तो उसके लिए पहले उसे इम्पेरियल स्टेटस को गेट करना होगा। क्या आन्या ऐसा कर पाएगी? तो ये हम देखेंगे अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।